प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे स्टेट लेजिस्लेचर की, यानी कि राज्य की विधायिका। विधायिका का मतलब क्या होता है? विधायिका का अगर हम सामान्य मतलब देखें तो इसका मतलब तो यही होता है ना, जो विधान को बनाए, वह जो विधान बनाए। विधि का निर्माण करे या बनाए, है ना। विधि यानी कि कानून, यानी कि जो कानून का निर्माण करे उसे हम विधायिका कहेंगे। आप जानते हैं कि कानून भारत में दो स्तर पर बनते हैं, एक केंद्र के स्तर पर बनता है और दूसरा राज्य के स्तर पर कानून बनते हैं। केंद्र के स्तर पर जो कानून बनते हैं, तो आपने संविधान की अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको 3 सूची मिली थी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये हमने आपको पहले बता रखा है। तो केंद्र सूची के विषयों पर जो कानून बनाती है वो केंद्र बनाती है, और राज्य सूची के विषय पर जो कानून बनाती है वो कौन बनाती है? राज्य बनाती है। तो ये राज्य कैसे बनाती है? क्या राज्य कोई जगह है? तो पता चलता है नहीं। राज्य विधायिका जो है, राज्य विधायिका, राज्य की विधायिका यह राज्य के विषयों पर कानून बनाती है, और केंद्र के विषय पर जो कानून बनाती है उसे हम संसद के नाम से जानते हैं। और संसद के जो सदस्य होते थे, इन्हें हम सांसद या एमपी कह के बुलाते हैं। अब ये जो राज्य की विधायिका है, जिसे हम राज्य के विधान मंडल भी कहते हैं, यह कुछ उसी प्रकार, यह पूर्ण रूपेण कुछ नहीं कहिए आप, थोड़ा सा अंतर है जो मैं आपको बता दूंगा। ये उसी तरह कार्य करती है जैसे संसद हमारा कार्य करता था। राज्य, जिस तरह संसद के 3 अंग आपने पढ़े हैं कि संसद के 3 अंग होते हैं, कौन कौन? तो आपने पढ़ा था राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये 3 हम लोगों ने पढ़े थे। उसी तरह राज्य विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, जिसे हम गवर्नर के नाम से जानते हैं, इसके बाद विधान परिषद और विधानसभा। जिस तरह केंद्र में प्रेसिडेंट है, उसी तरह कानून बनाने की स्थिति में राज्यपाल आ जाते हैं। जिस तरह संसद में राज्यसभा है, कुछ हालांकि अंतर है इसमें, आपको मैं भी बताऊंगा विधान परिषद और राज्यसभा के बीच का अंतर। ये पूर्ण रूपेण उस तरह नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में उस तरह है। फिर ये लोकसभा, जैसे लोकसभा में जो सदस्य पहुंचते थे उनका निर्वाचन जनता डायरेक्ट करती थी, उसी तरह विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वो जनता डायरेक्ट करती है। तो आपको पता है कि भारत में 28 राज्य हैं, तो क्या सभी राज्यों में तीनों स्थिति है? तो उत्तर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि भारत के केवल 6 राज्यों में यह जो, जिस तरह यह उच्च सदन होता था उसी तरह यह राज्यों का उच्च सदन है, लेकिन यह सभी राज्यों में नहीं है, यह केवल 6 राज्यों में। और ये जो 6 राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। ये 6 राज्य हैं, एक तो यूपी है, उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र। ये 3 आप याद रख लें। यूपी बिहार के लोग मुंबई जाते हैं ना, तो ऐसे आप याद कर लीजिए, यूपी बिहार में विधान परिषदें हैं और महाराष्ट्र पहुंच गए। इसके अलावा एक राज्य है आंध्र प्रदेश, जिसमें विधान परिषद है, और इसी से टूट करके एक राज्य बना है जिसका नाम है तेलंगाना, तो वहाँ है। इसके बाद एक राज्य है जिसका नाम है कर्नाटक। तो ये केवल इतने ही राज्यों में विधान परिषदें हैं। तो क्या शुरू से ऐसा ही है? तो ऐसा नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय सभी राज्यों में विधान परिषदें थीं। सभी राज्यों में विधान परिषद थी।
ऐसा क्या हुआ और ये कम क्यों हो गई? तो इसके कुछ कारण जो विद्वानों ने बताए, उन्होंने पहला कारण यह बताया कि विधान परिषद होने से कानून निर्माण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी होती है। क्यों देरी होती है? तो प्रोविज़न ये है कि जिस तरह लोकसभा में कोई कानून, कोई विधेयक पास होता था और विधेयक पास होने के बाद राज्यसभा में जाता था, और राज्यसभा में अगर विवाद की स्थिति हो जाती थी तो आपको याद है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान था। लेकिन विधानसभा और विधान परिषद के मामले में ऐसा संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो जब संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है तो ऐसे में क्या होता है? होता यह है कि एक बार, पहली बार जब विधेयक जाता है तो वो 3 माह तक रोक सकते हैं मैक्सिमम, और 3 माह के बाद अगली बार ये 1 माह तक और रोक सकते हैं, और इसके बाद वो साधारण विधेयक के मामलों में भी उनको पास करना होता है। तो ऐसे में 4 माह की देरी हो जाती थी। तो ये कहते हैं कि भाई ये एक तो अनावश्यक देरी हो जाती है, इस वजह से विधान परिषद नहीं होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि अब भाई जैसे आप एमएलसी हैं, विधान परिषद के जो मेंबर हैं, इनका अगर आपने ये सदस्य बने हैं तो इनके लिए भी भाई वेतन देना होगा, इनको रहने के लिए घर देना होगा, इनको कर्मचारी उपलब्ध कराने पड़ेंगे, और इसके बाद एक पूरा का पूरा सदन है ना, इन सब के भी खर्चे बढ़ जाते हैं। तो खर्चे जो बढ़ जाते हैं तो इस वजह से भी बोला जाता है कि भाई ये विधान परिषद है, ये अत्यधिक खर्चीला है। इस वजह से भी बहुत सारे राज्यों ने इसको हटा दिया। तीसरा एक और कारण क्या कहा लोगों ने? कहा कि भाई इसे हमने बनाया जिन राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, ये किसी भी राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। तो ऐसे में इसको बनाए रखने की क्या आवश्यकता है? तो इस वजह से बहुत सारे राज्यों ने इसको डिले कर दिया, अपने यहाँ से हटा दिया, और चूंकि डिले हो जाता है इस वजह से वेतन खर्चे बढ़ जाते हैं, राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता, तो इसलिए कुछ राज्यों ने इसे अपने यहाँ से हटा रखा है, बाकी कुछ राज्यों में है। तो जिन राज्यों में नहीं है विधान परिषदें, वहाँ विधानमंडल कैसे बनेगा? तो वहाँ गवर्नर और विधान परिषद, सिर्फ इन दोनों को मिला के विधानमंडल बन जाएगा। मेरा इतना बताने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना था कि आप सिर्फ इतना ना जाने कि विधानमंडल में राज्यपाल, अगर विधान परिषद नहीं है तो क्या वहाँ विधानसभाएं और राज्यपाल मिलकर विधानमंडल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। और क्या किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है तो वो विधानमंडल नहीं कहलाएगा? वो बिल्कुल कहलाएगा। मेरी बात स्पष्ट रूप से आप लोगों तक पहुंच गई होगी। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर। देखिए, आपको पता है कि जो विधान बनाना है, यानी कि जो विधि बनानी है, तो विधि बनाने के लिए क्या क्या है भाई? तो एक तो आपको गवर्नर चाहिए, है ना, दूसरा विधानसभा होनी चाहिए, और एक विधान परिषद। अभी मैं मान के चलता हूँ कि यहाँ विधान परिषद सभी राज्यों में है, आप सामान्य तौर पे आप इसको समझें। इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसे बोलते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसके जो सदस्य होते हैं, इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है वो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए, और इसके लिए जो टर्म यूज़ होता है उसके लिए होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आप एमएलए और एमएलसी, ये दो शब्द से अगर एमएलए शब्द से तो आप वाकिफ़ होंगे, एमएलसी शब्द को लेकर के बहुत सारे स्टेट के बच्चे वाकिफ़ नहीं होते, हालांकि बिहार यूपी के बच्चे जानते हैं। वो रीज़न यही है क्योंकि उनके स्टेट में विधान परिषदें नहीं हैं, तो उन्होंने आसपास देखा नहीं होता है, लेकिन बिहार में तो है, तो चूँकि रहते हैं तो इस वजह से जानते हैं। चल, अब सवाल ये है कि ये जो सदन है, आप ना इसे कंपेयर करते चलिएगा जो हम लोगों ने लोकसभा और राज्यसभा के दरमियान पढ़ा था। तो जैसे लोकसभा एक अस्थायी सदन था, उसी तरह विधानसभा क्या है? ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका विघटन होता है, और
विधान परिषद जो है, जिस तरह राज्यसभा अस्थाई सदन था, तो उसी तरह विधान परिषद क्या है, यह अस्थाई सदन है। इसका विघटन नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 मेंबर्स, सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर क्या होते हैं, रिटायर होते हैं। तो एक सवाल आपके मन में कौंध रहा होगा कि जैसे ये विधान परिषद है, ठीक है, और अभी मैं मान के चलता हूँ कि इसमें 30 सदस्य हैं, तो 10 है ना। तो ये 10 सदस्य जो हैं ये रिटायर होने वाले हैं इस साल, और फिर इस 10 सदस्य के जगह पे 10 नए लोगों की नियुक्ति होनी है। तो क्या ये 10 लोगों में से कोई एक फिर से यहाँ पर नियुक्त हो सकता है, या इसका चुनाव हो सकता है? तो हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। ऐसा थोड़ी कहीं लिखा है कि एक व्यक्ति एक से ज़्यादा बार नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। जब हमारे यहाँ राष्ट्रपति के बारे में ऐसा नहीं लिखा गया, तो सदस्यों के बारे में ऐसा क्यों लिखा जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। बात स्पष्ट है। चलिए, तो अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें कि दोनों का कार्यकाल क्या है, तो आप जानते हैं कि इनका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। लेकिन शर्त एक है। शर्त क्या है कि फिर विधानसभा में जो है बहुमत, सरकार जो है उनका बहुमत सिद्ध रहना चाहिए, है ना, तभी ये चीज़ें रहेंगी। विधान परिषद का कार्यकाल कितना है? यह 6 वर्ष का है। ठीक। अब इनके जो सदस्यगण होते हैं, ये सदस्य कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन सकता है? तो एक जो बहुत कॉमन सी बात है, एक तो है क्या कि जिस राज्य का है वो, उस राज्य में मतदाता होना चाहिए वो। याद रखिएगा, यहाँ नागरिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं है। नागरिक वर्ड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? कारण यह है ना कि हमारे देश में एकल नागरिकता है, और एकल नागरिकता होने की वजह से हम भारत का नागरिक कहते हैं कि भाई कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, ना कि बिहार का नागरिक है या यूपी का नागरिक है। हम ऐसी बात नहीं करते, या एमपी का नागरिक, हम ऐसी बात नहीं करते। हम बहुत साधारण सा, इसीलिए ये टर्म यूज़ होता है कि राज्य में मतदाता हो, पहली बात। दूसरा जो क्राइटेरिया आएगा वो एज को लेके आएगा। तो एज को लेकर के सेम वही जो लोकसभा और राज्यसभा में चीज़ें चल रही थी। लोकसभा में आपको पता है कि 25 वर्ष उम्र था, तो यहाँ भी विधानसभा में, ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। और ये मैं विधान परिषद की बात कर रहा हूँ, योग्यता में विधान परिषद। तो ये दोनों कंडीशन, राज्य में मतदाता विधानसभा के लिए भी होना चाहिए और विधान परिषद की भी होना चाहिए। तो इसका मतलब तो यह हुआ ना कि अगर कोई व्यक्ति सांसद है, जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको पता है कि ये बनारस से चुनाव लड़के गए हैं, और ये बनारस से सांसद हैं। लेकिन इतना तो आपको पता है कि ये गुजरात से आते हैं, यानी अगर ये मतदाता होंगे तो ये गुजरात में मतदाता होंगे। तो अगर ये गुजरात में मतदाता हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर यूपी के विधानसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो क्या ये यूपी के विधानसभा का इलेक्शन लड़ सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। यानी कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो देश के बन सकते हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री यूपी के नहीं बन सकते, वो मुख्यमंत्री गुजरात के ही बन सकते हैं। बात स्पष्ट है। चलिए, तो एज को लेकर के फिर वही, जैसे लोकसभा में 25 वर्ष होता था और राज्यसभा में 30, उसी तरह यहाँ विधान परिषदों में 30। इनका जो चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों का, तो इनका जो चुनाव होता है ये जनता डायरेक्ट चुनती है। लेकिन विधान परिषदों के सदस्यों को जनता डायरेक्ट नहीं चुनती। यहाँ पर ना एक अलग ही बड़ा ना डिफरेंट सा है, वो मैं आपको बताता हूँ। आप मानिए कि 100 सीट है, इस 100 में से आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें। ये मैं आपको याद करने का एक तरीका बताता हूँ। 1/3, 1/3, और फिर आपको पता है कि अगर ये 1/3 होगा तो ये 100 हो जाएगा, राइट। अभी फिर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे।
ये जो 1/3 सदस्य हैं, इनका जो चयन है, इनका जो निर्वाचन होता है, ये विधानसभा के सदस्य करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं विधान परिषद के सदस्यों का किस तरह से चयन होता है। इसके बाद जो 1/3 सदस्य हैं, ये लोकल बॉडीज, हमारे नगर पालिकाएं, पंचायत, ये करते हैं। अब आप देखें कि 1/3 है, इसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें, अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, 1/6 और 1/6। ठीक है। ये जो 1/6 सदस्य हैं, इनका नामांकन होता है, यानी आप समझ लीजिए कि मनोनीत होते हैं। और फिर ये वही कंडीशन है जो राज्यसभा में आपने पढ़ा, लेकिन ये मनोनीत कौन करेंगे, तो ये राज्यपाल करेंगे। और अब आप एकदम अच्छे से समझ गए कि इनका मनोनयन किस प्रकार होता होगा। राज्यपाल करेंगे तो इसका मतलब राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेंगे। अब ये जो 1/6 सदस्य हैं, ये फिर 2 पार्ट में आप डिवाइड कर दें, यानी कि 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/12 एंड 1/12। ये जो 1/12 है, ये इनका चयन जो राज्य के ग्रेजुएट हैं, तो आज आपको समझ में आ रहा हो कि आपके ग्रेजुएट होने के कितने फ़ायदे हैं। तो ये जो ग्रेजुएट हो गए हैं लोग, ये वो लोग होंगे जो इनका चयन करेंगे। तो अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके राज्य में विधान परिषद का चुनाव है, विधान परिषदें हैं और उनका चुनाव होता है, तो आप जाकर अपना इसका एक इलेक्शन कार्ड बनवा लीजिए ताकि आप भी वोट दे सकें। इसके बाद ये जो 1/12 सदस्य हैं, इसके लिए इनका चयन जो है ये टीचर करते हैं, शिक्षक। और शिक्षक में कौन, तो वो जो माध्यमिक स्तर के टीचर होते हैं, प्राइमरी स्तर पर नहीं, जो माध्यमिक स्तर के शिक्षक होंगे वो इनका 1/12 सदस्य का चयन करेंगे। आप यहाँ समझ गए। तो अगर आप टीचर भी हैं और अगर आपको ये जानकारी नहीं थी, हालांकि शिक्षकों को इनकी जानकारी बहुत अच्छे से होती है, उनकी जो राजनीतिक समझ होती है वो एक आम इंसान से बहुत बेहतर होती है। तो ये सदस्यों को लेकर के था। विधानसभा में जनता डायरेक्ट चुनती है और विधान परिषदों में आपने देखा 1/3, फिर 1/3, फिर 1/6, फिर 1/12 एंड फिर 1/12। तो ये आपने देखा। ठीक है। तो 2 बातें हमने समझी, एक राज्य में मतदाता हो, दूसरा 25 वर्ष उसकी आयु हो चुकी हो। अब सवाल है कि वो कौन होगा जो इस चुनाव को लड़ने में योग्य होगा। तो 2 बातें हमने आपको बता रखी हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपने लोकसभा में पहले से पढ़ रखी हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, है ना, पागल ना हो। मानसिक रूप से स्वस्थ कहने का मतलब तो यही है ना कि पागल ना हो, दिवालिया ना हो, वो ये हमने आपको बताया था, दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो, ये भी हमने आपको बताया था। कोई व्यक्ति है जिसे 2 वर्ष से ज़्यादा की सज़ा मिल चुकी है, सज़ा याफ्ता है, तो वो भी योग्य नहीं होगा, है ना। चुनाव में अगर उसने भ्रष्ट आचरण कोई किए हैं, चुनाव में भ्रष्ट आचरण है, तो उसके लिए भी वो जो है नहीं योग्य हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपने देखी हैं। ठीक। अब हम बात करते हैं कि जो विधानसभा है इसका चुनाव किस प्रकार होता है, क्योंकि आप लोगों ने तो थोड़ा चुनाव प्रक्रिया तो आपने देखी है, और अक्सर पहले तो इतना हल्ला गुल्ला नहीं होता था 15-20 साल पहले, लेकिन अब तो पता चल जाता है इजली। वो इसलिए भी पता चल जाता है विधानसभा चुनाव को लेकर के, पहले राष्ट्रीय स्तर पर उतनी बहस नहीं होती थी विधानसभा के चुनाव में, राज्य के स्तर पर रहता था, लेकिन आजकल इसका डिस्कशन थोड़ा एक राष्ट्रीय स्तर पर होने लगा है। इसका कारण एक ये भी है क्योंकि जैसे आप सपोज कीजिए कि असम में चुनाव हो रहा है, अभी कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आप नोटिफिकेशन आ गया है, आप ध्यान रखिएगा उसमें। जैसे असम में होने वाला है कोई चुनाव, या बिहार में चुनाव होने वाला है, या कोई भी एक स्टेट मान लेते हैं, किसी का नाम क्यों लिखना, चलिए एक एक्स स्टेट में इलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ से ये ना डिराइव हो जाता है कि इस राज्य में
जो पॉलिटिकल पार्टी है ये इनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो ये जो परफॉर्मेंस है इसी से फिर लोकसभा का कंडीशन पता चल जाता है कि भाई लोकसभा में ये पॉलिटिकल पार्टी इस राज्य में क्या किस स्तर पर रहेगी या इनका भावी प्रदर्शन कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं ना चुनाव की। तो चुनाव जो इनका होता है तो आप जानते हैं जैसे हमारे यहाँ आपने लोकसभा के चुनाव में देखा है कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद अमूमन हम लेते हैं, है ना। इस हिसाब से सांसद का एक बड़ा क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जो इनका जो निर्धारण होता है विधानसभा क्षेत्र का जो निर्धारण होता है वो अमूमन 1.5 से 2 लाख, ना आप ये भी 1.25 लाख अमूमन रखिएगा। ये इतनी जनसंख्या पर एक विधायक का रहता है। अब जो सीटों की बात करें, ये जो निर्धारण हुआ चुनावी क्षेत्र का निर्धारण, इनका जो आधार होता है जनसंख्या पर ही रहता है। तो जैसे सपोज कीजिए आप स्टेट में देख लीजिएगा, बिहार में जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है 243 सीट्स हैं, यानी 243 निर्वाचन क्षेत्र है, विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं, और इस पर सदस्य चुने जाने हैं। तो ये कैसे होता है, तो ये जो चुनाव कराने का पूरा काम है ये करती है इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग। ठीक उसी तरह जैसे लोकसभा के चुनाव का सारा काम इलेक्शन कमीशन देखती थी, उसी तरह विधानसभा के इलेक्शन का सारा काम कौन देखेगी, इलेक्शन कमीशन देखेगी। सेम। तो कैसे ये चुनाव होता है, आपने पहले भी जाना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ये अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं। मैनिफेस्टो बनाने के बाद फिर क्या होता है, तो नामांकन पत्र भरा जाता है। नामांकन पत्र भरा जाने के बाद नामांकन वापस लेने का भी एक तारीख होता है। इसके बाद प्रचार शुरू हो जाता है। प्रचार शुरू होने के बाद फिर मतदान का दिन आता है, और मतदान होने के बाद कुछ दिनों के बाद काउंटिंग होती है, और जो जीते होते हैं, जो कैंडिडेट जीते होते हैं, उनको पत्र दे दिया जाता है कि आप जीत गए। तो इस तरह मान के चलते हैं विधानसभा का चुनाव हो गया, और विधानसभा में 3 पार्टियां या 2 ही पकड़ते हैं, एक ए और एक बी, और 243 सीट है, तो एक को 143 सीट आए और एक को 100 सीट आए। तो इसमें आपको ये समझ में आ गया कि भाई ए को बहुमत मिला, तो ए ने फिर अपनी सरकार बना ली, इसने फिर अपनी चीफ मिनिस्टर और फिर अपने मंत्री परिषदें, इन सबको बनाया। अब जो सदन बैठेगा, जो सदन की बैठकें होंगी, जो सदन की कार्रवाई चलेगी राज्य विधायिका की, वो कैसे चलेगी, तो इनमें से फिर एक अपने अध्यक्ष चुने जाएंगे और उपाध्यक्ष चुने जाएंगे, और फिर एक पैनल बनेगा। पैनल मतलब कि अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष कार्य कर रहे होंगे, उपाध्यक्ष नहीं है तो पैनल, उस पैनल में लिस्टिंग होगी, ये लोग बैठ करके ये चेयर करेंगे। इनको भी स्पीकर ही बोला जाता है, और इनके भी अधिकार सेम उसी तरह हैं जैसे लोकसभा के स्पीकर के आपने पढ़े थे। तो आपको कहीं कुछ समझ में ना आए तो बस आप लोकसभा को याद कीजिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये करेंगे क्या, ये कार्यवाही का निर्धारण करेंगे कि भाई सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी का निर्धारण करेंगे। ये बोलने की अनुमति देंगे, किसको बोलने की कितनी अनुमति देनी है, टाइम क्या है ना। समितियों के जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उनका नामांकन करेंगे। किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना है, दल बदल कानून, ये सब ये करेंगे। इसके अलावा वही जो धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में आपने वहाँ देखा था, वही चीज़ें यहाँ रहेंगी। धन विधेयक और वित्त विधेयक को प्रमाणित कौन करेंगे, तो वही स्पीकर करेंगे। तो यहाँ तक बात आपको हमारी समझ में आ गई। एक बात और जो मुझे आपको बतानी थी, वह यह बतानी थी कि 1965 तक, यानी 1951-52 पहला जो चुनाव हुआ, इससे 1965 तक लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ होता था। लेकिन 1965 के बाद परिस्थितियां बदल गईं और ये चुनाव का जो क्रम था ये टूट गया, और उसके बाद ये चुनाव जब एक साथ नहीं होने लगा तो फिर अब अलग अलग चुनाव होता है। तो ऐसे में कुछ समस्याएं देखने के लिए मिल रही हैं। क्या समस्याएं हो रही हैं,
तो जैसे क्या है कि 5 वर्ष के लिए चुनाव होता है, जैसे लोकसभा का चुनाव मान के चलते हैं हम 2019 में हुआ, इलेक्शन कमीशन, और ये चुनाव होने के बाद जितने नेता थे, जितने लीडर्स थे, प्रोमिनेंट लीडर थे, वो जीत गए और वो अब उनको काम करना शुरू करना था। लेकिन फिर 2020 में एक और चुनाव होना है कि किसी राज्य में भाई चुनाव होना है, तो अब ये सारे लोग जो हैं इनका फोकस फिर इन चुनाव पे हो जा रहा है, तो इससे जो है काम जो है वो डिले हो रहा है, ऐसा कुछ लोग कह रहे हैं। तो ऐसे में 2015 से पुनः एक चर्चा शुरू हुई है कि भाई एक राष्ट्र, एक देश और एक चुनाव हो जाना चाहिए। तो ये आपका होमवर्क है, एक बार आप दिमाग लगा के सोचेंगे तो आपको ना बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। 2-4 पॉइंट्स आप सोचिए, फिर हम लोग तो क्लास में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे ही कि क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, क्या हमारे नेगेटिव क्या हो सकता है, पॉजिटिव क्या हो सकता है। तो बैकग्राउंड मैंने आपको बता रखा है, आप इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष कि चुनाव होगा तो क्या होगा, क्या लाभ मिलेगा। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव होता है तो उसके क्या लाभ हैं, आप 4-5 पॉइंट्स बस बना के रख लीजिए। दूसरा, अगर ऐसा हो तो समस्याएं क्या होंगी, यानी कि अगर हानि वाला पॉइंट हम कहें, निगेटिव वाली एस्पेक्ट्स की बात करें, ये सकारात्मक पक्ष, ये नकारात्मक पक्ष, समस्याएं क्या क्या आएंगी। जैसे एक राष्ट्र एक चुनाव हो जा रहा है तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मुख्य मुद्दे, राज्य के मुद्दे धूमिल हो जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हो जाएंगी। और एक फिर प्यारा सा निष्कर्ष अच्छी सी चाशनी में लपेट के आपको लिख देनी है, आंसर राइटिंग आपका हो गया। तो कुल मिला के हम लोगों ने ये मुख्य मुख्य बातें कर ली। अब इसमें कुछ खास बचा नहीं है। विधेयक के बारे में एक चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे आप ना एक चीज़ ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि जैसे विधानसभा ने कोई विधेयक पारित किया, तो पारित होने के बाद, पारित का आप जानते हैं प्रथम वाचन होता है, द्वितीय वाचन होता है, तृतीय वाचन होता है। तो यहाँ वाचन के क्रम में आपने जो संसद में पढ़ा था कि समितियाँ होती थी, तो यहाँ पर ना समितियाँ उतनी प्रोमिनेंट नहीं है विधानसभाओं में, राज्यों में। बस इतना सा, ये हालांकि आपको कभी पूछेगा नहीं, बस मैंने इसे छोटी सी जानकारी के लिए बता दिया। दूसरा, जब ये पारित होने के बाद विधान परिषद में जाता है तो विधान परिषदें क्या कर सकती हैं, विधान परिषद इस पर अपनी संशोधन के साथ वापस कर सकती हैं, रोक सकती हैं, लेकिन ये मैक्सिमम 3 मंथ तक रोक सकती हैं, उसके बाद इनको वापस करना पड़ेगा। और फिर ये फिर संशोधन के बाद अगर ये फिर वापस भेजती हैं, नहीं भी करती हैं, ऐसे भेज देती हैं, तो मैक्सिमम ये 1 मंथ तक रोक सकते हैं, उसके बाद फिर इनको वापस करना ही पड़ेगा। तो ये साधारण विधेयक के मामले में मैंने आपको बताया कि साधारण विधेयक के मामलों में ऐसा है। जबकि आपने देखा था कि वहाँ जो हम लोगों ने देखा था ना लोकसभा और राज्यसभा में, वहाँ ऐसे मामले में क्या हो रहा था, संयुक्त बैठक का प्रावधान था। यानी कि कुल मिले बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ कंबाइंड सेशंस नहीं होते, यानी संयुक्त बैठक नहीं होता, एक बात। दूसरी बात, धन विधेयक और वित्त विधेयक के मामले में सेम कंडीशन रहता है। वित्त विधेयक अगर है तो कंडीशन सेम वही लोकसभा वाला रहेगा। तो जहाँ उस तरह से, जिस तरह उनके पास राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं थे, उसी तरह इनके पास ज़्यादा पावर नहीं है। ये भी आप जान गए। अब जब विधेयक पारित हुआ तो पारित होने के बाद गवर्नर के पास जाएगा। जब ये गवर्नर के पास जाएगा तो गवर्नर के पास क्या क्या सिचुएशंस हैं, क्या क्या उनके पास, क्या क्या वो कर सकते हैं। तो एक तो वो स्वीकार कर सकते हैं, स्वीकृत कर सकते हैं, तो कानून बन गया। दूसरा, अस्वीकृत कर सकते हैं। तीसरा, पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और चौथा, इनके पास जो एक एक्स्ट्रा पावर है जो राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो ये है कि ये राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है ना क्योंकि गवर्नर से ऊपर है, अथॉरिटी है, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर कौन सी अथॉरिटी जिनके लिए वो आरक्षित करेंगे, तो ऑफकोर्स इसलिए राष्ट्रपति के पास ये वाला पावर नहीं है। दूसरा, जब ये पुनर्विचार के लिए भेजेंगे विधानसभा के पास और विधानसभा वापस फिर भेज देगी, तो अब क्या है कि इनके पास फिर ये है कि ये या तो पारित कर दें, या तो क्या करेंगे वो, या फिर से वो राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकते हैं। तो इस तरह आप एक चीज़ आप देख रहे हैं कि विधानसभा के पास उतना पावर नहीं है। तो ये जो मुद्दे हैं कुछ जो हम केंद्र राज्य संबंधों में भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी हम देखेंगे, तो उसमें ये चीज़ें मैं आपको ऐड ऑन करूँगा, चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। यहाँ तक चीज़ें अगर आपको समझ में ना आई हों तो आपके पास मेरा फ़ोन नंबर भी पड़ा हुआ है, ग्रुप भी है, आप एकदम तुरंत मैसेज करें वहाँ पे,
आपकी सारी समस्याओं का निराकरण वहाँ किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा वीडियो आप अपने स्तर से भी शेयर कर दीजिएगा, ऐसा मैं कह रहा हूँ। बाकी चीज़ें लिखी हुई